बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है, साथ ही साथ उनके उत्तराधिकारी का दायित्व भी छीन लिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मायावती ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया है। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। अब बीजेपी के खिलाफ ऐसे जहरीले बयान देने वाली बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पर पार्टी प्रमुख मायावती ने शिकंजा कस दिया है। भतीजे से सारी जिम्मेदारियां छीन ली। पार्टी के बागडोर संभाल रहे आकाश आनंद के खिलाफ मायावती की इतनी तल्खी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। तीसरे फेज की वोटिंग खत्म होते ही मायावती ने ऐसा पासा फेंका कि सब हैरान रह गए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पार्टी में अन्य लोगों को बढ़ावा देने के लिए आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी के हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती के इसी फैसले के साथ ही आकाश की सियासी समझदारी पर भी सवाल खड़े हो गए। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकने में देरी नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इशारा कर दिया कि किस बात का खामियाजा आकाश को भुगतना पड़ा। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था। इधर लोकसभा चुनाव में प्रचार की धुरी मुस्लिम आरक्षण पर आकर अटक गई है। लालू यादव ने फिर से इसको हवा दी है। उन्होंने बयान दिया है कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए और उनके इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव को जबरदस्त तरीके से घेरा है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने ठीक चुनाव के मौके पर बीजेपी की मांगी मुराद पूरी कर दी है। एक बार फिर सुनिए मुस्लिम आरक्षण पर देश में सियासत क्यों तेज हो गई है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। बीजेपी ने लालू के बहाने इंडिया गठबंधन की मंशा पर ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए। कांग्रेस तो चुप है। उनके एक नेता जो पशुओं का चारा खा गए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। बीजेपी और जेडीयू ने भी इसकी आड़ में विपक्ष को बुरी तरह घेर लिया। SC, ST और OBC का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और बाकी बची सीटों के लिए जो दिग्गज है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस महाराष्ट्र और यूपी में रहेगा। साथ ही साथ बीएसपी प्रमुख मायावती आज हरदोई में हुंकार भरेंगी। तीसरे दौर की वोटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन नेताओं की तल्ख बयानबाजी सियासी फिजाओं में तैर रही है। ऐसी उम्मीद है कि आज भी इनका जोश हाई रहने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी आज तेलंगाना के करीमनगर वारंगल में हुंकार भरेंगे। इसके बाद वो आंध्र प्रदेश के राजमपेट में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि विजयवाड़ा में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए पीएम मोदी वोट मांगेंगे। वहीं अमित शाह का फोकस यूपी की बाकी बची सीटों पर रहने वाला है। अमित शाह आज यूपी के लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में चुनावी सभा करेंगे। फिर वो शाम 6 बजे महाराष्ट्र के जालना में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी भाई राहुल की जीत पक्की करने के लिए रायबरेली में डेरा डाल चुकी हैं। आज वो रायबरेली में 9 नुक्कड़ सभाएं करेंगी। इस दौरान वो लोगों से मुलाकात कर भाई के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। यही नहीं, वादों की बरसात करने के लिए प्रचार युद्ध में आज जेपी नड्डा, सीएम योगी, मायावती भी मैदान में उतरेंगी। तो प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे का आज तीसरा दिन है और वो नुक्कड़ सभाओं के जरिए आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। उनको जिम्मेदारी दी गई है रायबरेली में राहुल गांधी को जिताने की और अमेठी में केएल शर्मा को जिताने की। रायबरेली में प्रियंका के प्रचार का ये अंदाज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने वाला है। पिछले 2 दिनों के प्रवास में प्रियंका ने छोटी सभाएं और मुलाकातों पर फोकस किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए नुक्कड़ सभाओं की मदद ली। 18 तारीख को 5 बजे चुनाव आयोग मुझे कहेंगे कि आप चली जाओ, तब तक मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली हूँ। 12 दिनों तक अमेठी रायबरेली में डेरा डाल रही हैं और इस दौरान रोजाना करीब 20 नुक्कड़ सभाएं होंगी। अमेठी की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को तो रायबरेली की कमान भूपेश बघेल को सौंपी गई है।
अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रियंका आज भी प्रचार युद्ध में उतरेंगी और रायबरेली में 9 नुक्कड़ सभाएं कर भाई के लिए वोट मांगेगी। हालांकि अमेठी से चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी ने राहुल पर एक बार फिर हमला बोल दिया। राहुल गांधी को इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में वो कौन कौन है जो उनकी पीठ पर छुरा भोंक चुके हैं। राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी से खतरा है, ये जगजाहिर बात है। तो देखिए, तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या आफत बरकरार रहेगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन फैसला नहीं आ सका। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, एक नेता को अलग से रियायत क्यों मिले? अगर केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने गिरफ्तारी में लगे वक्त पर सवाल उठाया और कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होने में 2 साल का टाइम लगना सही नहीं लगता। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा, मैं वचन देता हूं कि केजरीवाल जमानत मिलने के बाद बतौर सीएम कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल बिना विभाग के सीएम हैं, उनके फाइल साइन करने पर कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में फिर दोहराया कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, इसलिए उन्हें रिहा करना गलत नहीं होगा। कुल मिलाकर केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 9 मई को होगी। वहीं मनीष सिसोदिया के सीबीआई और ईडी वाले केस पर आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इधर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग भयानक रूप धारण करती जा रही है। सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहां पर दावा है कि 44% वन क्षेत्र धधक रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है और उस पर आज सुनवाई भी होनी है। उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके के जंगल में तबाही की ऐसी आग लगी कि देखकर लोगों की रूह कांप रही है। आमो खास तो छोड़िए, आग की लपटों और उससे निकलते धुएं के गुब्बार से फायर फाइटर्स की टीम का बच निकलना भी मुश्किल हो गया है। घबराना नहीं है, धुआं से दिखाई नहीं दे रहा, आंखें बंद रखो। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब उन इलाकों की सड़कें भी लपटों की चपेट में आने से नहीं बच पा रही। शोलों पर आसमान से बिकी जा रही पानी की बौछार तपिश को कम नहीं कर पा रही। दावा है कि कुमाऊं इलाके में 44% जंगल में आग लगी है, जिसमें अब तक 1145 हेक्टेयर जंगल का नुकसान हो चुका है और कुमाऊं के बड़े इलाके में कार्बन के बादल बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि 90% आग लोगों की लापरवाही की वजह से लगी है। इस बड़ी तबाही की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आज इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में केंद्र और उत्तराखंड सरकार आग रोकने के इंतजाम करने और इसके लिए नीति तैयार करने की मांग की गई है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। साथ ही आकाश को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया है। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि पूर्ण परिपक्व यानी कि पूरी तरह से मैच्योर होने तक आकाश आनंद को ये जिम्मेदारियां नहीं दी जाएगी। बीच चुनाव मायावती के इस फैसले के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मायावती वो शख्सियत हैं जो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की सियासत में एक रसूख रखती हैं। 80 के दशक में यूपी से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाली मायावती सूबे की 4 बार सीएम रहीं। देश में दलित राजनीति काफी हद तक मायावती के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये अलग बात है कि हाल के सालों में दलित वोट बैंक उनसे छिटकता गया। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर बीएसपी का खाता नहीं खुला। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ और उसे 10 सीट मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में उसे 403 सीट में से 19 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे महज 1 सीट मिली। यानी कि पार्टी की लगातार 4 हार ने मायावती को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2007 में मायावती को यूपी में पूर्ण बहुमत की सत्ता मिली, वो अब टूट चुकी है और इसी बीच मायावती ने खुद कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन कामयाबी उनसे हमेशा दूर रही। अपने सियासी सफर में मायावती ने कई चौंकाने वाले फैसले किए। उन्हीं में से एक वो फैसला था
जब बीते साल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और मायावती ने उन्हीं आकाश को लेकर एक और चौंकाने वाला फैसला किया। उन्होंने आकाश आनंद से दोनों अहम जिम्मेदारियां छीन ली है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ 10 रैलियां करके चर्चा में आए आकाश आनंद पर मायावती के फैसले से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती का फैसला काफी चौंकाने वाला है। मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद में अचानक परिपक्वता की कमी क्यों लगी? अचानक मायावती ने उन्हें हटाने का इतना बड़ा फैसला क्यों किया? इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। वो 28 साल के हैं। शुरुआती शिक्षा नोएडा में हुई और फिर लंदन में MBA की पढ़ाई पूरी की। बीते साल बीएसपी नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से उनकी शादी हुई। आकाश पहली बार 2017 में सार्वजनिक मंचों पर नजर आए। सबसे पहली बार उनको मायावती के साथ सहारनपुर में एक सभा के दौरान देखा गया। उसके बाद मायावती ने लखनऊ में एक बैठक के दौरान उनका परिचय कराया था और इसके बाद से आकाश आनंद का कद पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता गया और पिछले साल मायावती ने उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आकाश आनंद को हटाने की फिलहाल वजह उनका एक विवादित बयान बताया जा रहा है। 28 अप्रैल को उन्होंने सीतापुर में एक रैली के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। FIR दर्ज होने के बाद मायावती ने बिना वजह बताए आकाश आनंद की आगे की सभी रैलियां रद्द कर दी। पिछले करीब 2 से 3 दशकों से मायावती किसी भी सियासी दल या समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देने से बचती रही हैं। ऐसे में आकाश आनंद के बयान को लेकर हुआ हंगामा एक बड़ी वजह उनकी छुट्टी की हो सकती है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था। लेकिन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? बीजेपी नेता भले ही मायावती को उनके चौंकाने वाले फैसले को लेकर घेरे, लेकिन बीएसपी में अभी भी स्टार प्रचारक के तौर पर मायावती की ही डिमांड है। ऐसे में आकाश आनंद के हटाए जाने का परसेप्शन के तौर पर असर हो सकता है, लेकिन बीएसपी के वोटर्स पर शायद ही इसका असर पड़े। हरियाणा में करीब 2 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया। सैनी सरकार ने विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया, लेकिन अब सरकार के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। 3 निर्दलीय विधायकों की समर्थन वापसी के बाद सरकार अंकगणित में उलझती दिख रही है। हरियाणा के अंबाला में रोड शो हुआ। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर लोकसभा के लिए पर्चा दाखिल करने निकले। उन्हीं के उत्तराधिकारी नायब सिंह सैनी उन्हीं की खाली की गई सीट से विधायकी का पर्चा दाखिल करने पहुंचे। इसी बीच वहां सियासी उलटफेर हो गया। करीब 2 महीने पहले बनी सैनी सरकार के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे और सरकार अंकगणित में उलझती दिख रही है। दरअसल अभी तक बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले 6 में से 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। इसमें पुंडरी के रणधीर गोलन, नीलो खेड़ी के धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने सरकार के समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इन तीनों ही निर्दलीय विधायकों ने कहा, किसानों की समस्या समेत तमाम मुद्दे देखते हुए उन्होंने सैनी सरकार के समर्थन वापस लिया है। 3 विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया है और अपने हल्के की
इसको प्रिय जनता से पिछले मैं 10 दिनों से चर्चा कर रहा था, मीटिंग बुला रहा था, अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये सरकार जारी है और आने समय में उड्डा की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप कांग्रेस का समर्थन करो। इन 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार का समीकरण गड़बड़ दिखाई दे रहा है। 90 विधानसभा वाले हरियाणा में अब मौजूदा स्थिति क्या है, पहले उसे देख लीजिए। जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सैनी सरकार को बीजेपी के 41 और गोपाल कांडा के अलावा 6 निर्दलीय विधायक समर्थन कर रहे थे, यानी सैनी सरकार के पास 48 विधायकों का समर्थन हासिल था। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। मनोहर लाल खट्टर और निर्दलीय विधायक रहे रणजीत चौटाला बीजेपी के सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों ने ही विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी है, यानी कि सैनी सरकार के पास 46 विधायकों का समर्थन बचा था। यानी मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला के इस्तीफे के बाद हरियाणा विधानसभा में मौजूदा विधायकों की संख्या 88 है। ऐसे में जादुई आंकड़ा 45 बचता है। मौजूदा हालात में बीजेपी के पास 40 अपने विधायक हैं, इनके अलावा 2 निर्दलीय और 1 विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी यानी कि गोपाल कांडा, यानी कि 43 विधायकों का समर्थन हासिल है। और विश्वास प्रस्ताव की अगर जरूरत पड़ती है तो जेजेपी के 4 उनका समर्थन करेंगे। ये वही विधायक हैं जिन्होंने सैनी सरकार के पहले विश्वास मत में सरकार का समर्थन किया था। इसलिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को तत्काल कोई खतरा नहीं है। हालांकि जेजेपी के 10 विधायकों में कौन किसके साथ खड़ा हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। वहीं नायब सिंह सैनी करनाल से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो बीजेपी की एक और सीट बढ़ जाएगी। यही वजह है कि सैनी के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई नहीं दे रही हैं। विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है। अब वरीय दलों की बात करें तो कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इनमें से 4 का समर्थन उनके पास है। वहीं 1 विधायक INLD का है। इसके अलावा एक और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू बचते हैं। सूत्रों के माने तो वो भी कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। अब इन आंकड़ों को सामने रखकर कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा की सैनी सरकार संकट में है। प्रदेश के अंदर हालात मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूर्णतः भाजपा के खिलाफ बन चुके हैं। प्रदेश में बदलाव निश्चित है। पहले खबर आई थी कि बीजेपी को समर्थन देने वाले 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सिर्फ 3 विधायक ही सामने आए। यानी कांग्रेस अभी भी बाकी निर्दलीयों को साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी इतनी आसानी से हार मान जाएगी ऐसा लगता नहीं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर कल वोटिंग पूरी हो गई। इस बार भी वोटिंग पैटर्न ने जोर पकड़ा। फिलहाल के आंकड़े बता रहे हैं कि इस दौर में भी पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ी कमी वोटिंग में जरूर देखी गई है, जिसे लेकर कई कयास लगने लगे हैं। हर सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एनडीए के लिए 400 पार करने वाला परफॉर्मेंस ये साबित होगा या फिर इंडिया अलायंस टक्कर में है। देखिए रिपोर्ट। तीसरे चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया है, इंडी अगाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का शोर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सिर्फ आंकड़े की बात हो रही है कि कितना वोट पड़ा, लेकिन इस बार भी मायूसी ही दिखी। बात अगर अब तक के आंकड़े की करें तो थर्ड फेज में 11 राज्यों की 93 सीटों पर 63.69% वोटिंग हुई। हालांकि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। गुजरात में 57.82, कर्नाटक में 69.97, मध्य प्रदेश में 66.05, महाराष्ट्र में 61.44, वहीं यूपी में 57.34, पश्चिम बंगाल में 74.30, तो बिहार में 58.18, छत्तीसगढ़ में 70.56, असम में सबसे ज्यादा 77.15,
गोवा में 75.13 और दादर नगर और दमनदीव में 68.89% मतदान हुआ। हालांकि ये चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े नहीं हैं, इनमें इजाफा हो सकता है, लेकिन ये तय है कि 2019 के मुकाबले पहले 3 चरणों में कम वोटिंग परसेंटेज की हैट्रिक लग गई है। लगातार 3 चरणों में कम वोटिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर हर कोशिश के बाद भी कम वोटिंग की हैट्रिक क्यों? आखिर जनता के मन में क्या है? क्या असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही? और अहम सवाल ये कि बीजेपी के 400 पार के नारे का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन आगे है? मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। बीजेपी की तरफ से अभी भी 400 पार के नारे लगातार जारी हैं, लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए अपने तरकश से अलग तीर निकाल रहा है। बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। बीजेपी हर हाल में जीत की हैट्रिक चाहती है, लेकिन विपक्षी नेता उन्हें एकजुट होकर रोकते नहीं दिख रहे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी जिस मुस्लिम आरक्षण को अहम मुद्दा बनाए हुए हैं, विपक्षी नेता उसी मुद्दे को हवा देने में लगे हुए हैं। एक तरफ 3rd फेज की वोटिंग हो रही थी, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते दिखे। बिल्कुल हम लोग तरफ जा रहा है, जंगल राजा हो जाए भड़का रहे हैं, डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू प्रसाद यादव ने अभी मुस्लिम आरक्षण पर समर्थन की बात क्या कही, ये मोदी ने इस बयान को लपक लिया और अपनी चुनावी रैलियों के जरिए फिर इंडिया गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। ये इंडिया अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। अब ये इंडिया अलायंस वाले संविधान बदलना चाहते हैं ताकि अपने खास वोट बैंक को ये खुश कर सके। ये इंडी अगाड़ी इनका एक ही एजेंडा है, ये सरकार में आएंगे तो मिशन कैंसल चलाएंगे। वो आर्टिकल 370 जो मोदी ने हटाया है उसको ही हटा करके फिर बिठा देंगे। इंडी वाले सरकार में आए तो मोदी जो सीएए लाया है उसको कैंसल करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी और एनडीए के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, या यूं कहें कि पूरे प्रचार का कमान उन्होंने ही संभाल रखा है। सबसे ज्यादा रैलियां उन्होंने ही की, लेकिन चुनावी प्रचार से अब तक दूर सोनिया गांधी ने पहली बार इस चुनावी समर में बयान दिया है और बीजेपी पर हमला बोला। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। 3 चरण का मतदान हो चुका है, यानी कि करीब आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है।
गुजरात की सूरत सीट पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। इसे जोड़ दें तो कुल 284 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो कि कुल सीटों का 52% है। यानी कि लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर जनता ने फैसला लॉक कर दिया है। फिर अभी चुनाव का एजेंडा तय नहीं हो पाया है। मुद्दे क्या है ये साफ नहीं हो रहा। सभी सिर्फ अपनी जीत का राग अलाप रहे हैं। काफ़ी अच्छी हमें उम्मीद है, संभावना है और हमें पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का एंटी इनकम्बेंसी और मोदी जी का एंटी इनकम्बेंसी दोनों जुड़ गए हैं। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा रुझान है। तीसरे दौर के मतदान के बाद कुछ नेता बयानों के जरिए तो कुछ सोशल मीडिया के जरिए जीत का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ ऐसे ही दावा कर रहे हैं कि 3 चरणों ने बीजेपी को इतिहास बना दिया है। जीत के दावों के बीच पार्टियों में खलबली भी मची है। तीसरे दौर के मतदान के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई, जिसमें अब तक की वोटिंग पैटर्न और मतदान प्रतिशत पर चर्चा हुई। साथ ही अगले 4 चरणों की रणनीति पर मंथन भी हुआ। यानी कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। अब देखना ये है कि नतीजे किसके पाले में जाते हैं।